गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे 24 अगस्त का द हिंदू। तो फर्स्ट न्यूज आज फ्लैश फ्लड पर ही है, तो थोड़ी बहुत आज चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कई बार चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं फिलहाल। तो फ्लैश फ्लड की खास बात कहाँ पर आई है, कहाँ पर आई है, अच्छा कहाँ पर आती है। तो फ्लैश फ्लड कहाँ पर आती है विशेष रूप से, इस समय जो चर्चा में पर्वतीय क्षेत्रों में एक तो आती है, मुख्य रूप से पर्वतीय प्रदेशों में, और दूसरा होता है शहरों में आती है। दो मुख्य क्षेत्र हैं पर्वतीय प्रदेश में। भारत के संदर्भ में कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे जो जम्मू कश्मीर है आपका, तो जम्मू कश्मीर में ही आई है ये फ्लैश फ्लैश फ्लड। दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश। तीसरा है आपका उत्तराखंड, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। प्लस आप सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में ही आता है, बट नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स। तो ये क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं फ्लैश फ्लड से। शहरों में, शहरों से तात्पर्य यहाँ जो मेट्रो सिटीज है, विशेष रूप से मेट्रो सिटी मतलब बड़े शहर, बृहद शहर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रीजन क्या होता है, क्यों आती है, यहाँ पर जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से। यूपीएससी मेंस में एक बार क्वेश्चन आया है ये, शहरों में फ्लैश फ्लड को लेकर के, ठीक है। तो जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप मुंबई का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मुंबई है आपका, बेंगलुरु है, दिल्ली भी जोड़ ही सकते हैं, और चेन्नई वगैरह भी। तो जल निकास की उचित व्यवस्था ना होने की वजह से। और इसके बाद होता है क्या है, अगर मूसलाधार वर्षा हो जाए तो मूसलाधार वर्षा, तो शहरों में फ्लैश फ्लड आ जाती है, ठीक है। तो ये शहर में फ्लैश फ्लड का कारण और पर्वतीय क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड के जो रीजन्स हैं, कारण है, वो दोनों अलग अलग हैं। ये आप लोग जब आपने पढ़ा होगा सिलेबस में, यूपीएससी के चैप्टर्स वगैरह में, तो वहां पर आपको एक चैप्टर मिलेगा आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन में आपने पढ़ा होगा इसको, क्योंकि आपदा में प्रबंधन में हम लोग जो देखते हैं, मुख्य रूप से क्या देखते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनका प्रबंधन कैसे करना है। प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, प्रबंधन से मतलब ये है कि कैसे मैनेज करेंगे, अगर आ गई तो आप क्या करेंगे, उससे पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद में क्या करना है आपदा के। तो ये कैसी आपदा हो गई, ये हो गई प्राकृतिक आपदा। इसी संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं इसको। अब इसके बारे में कुछ बेसिक जो फैक्ट, क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो क्या हो जाएंगी, अब तक तो आप लोग याद कर लिए होंगे। एक तो अचानक बाढ़ आना, अचानक बाढ़ आना, इसको और स्पष्ट करेंगे तो जल के स्तर में अचानक वृद्धि, जल के स्तर में अचानक वृद्धि। दूसरा कर सकते हैं, फ्लैश फ्लड का जो कारण होता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों का हम चर्चा कर रहे हैं इस समय, तो मूसलाधार वर्षा, क्योंकि पानी चाहिए आपको, पानी जहां जहां से मिलेगा वो सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। मूसलाधार वर्षा के कारण जल भराव हो जाएगा, आ जाएगी। इसके अलावा जब क्लाउड बस्ट की घटना घटती है, बादलों का फटना, पर्वतीय क्षेत्रों में बादल क्यों फटते हैं, क्योंकि ये जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जब जलवाष्प से भरी वायु ऊपर उठती है, से भरी वायु
पर्वतों के सहारे ऊपर उठती है तो उससे ऊपर वर्षा होती है। तो बादल फटते हैं, बादल फटने की घटना होती है और ये बहुत सीमित क्षेत्र में होती है। प्लस वर्षा हुई, पर्वतीय क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो ऊँचाई वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है पर्वत और यहाँ पर ये वर्षा हुई, ये झील थी, भर गई। अब ये झील भर गई, ये कमज़ोर था, तो ये धीरे-धीरे कट गया और ये झील पूरी यहाँ से होते हुए नीचे आ गई, पानी के साथ अचानक से। तब क्या होगा? फ्लैश फ्लड। नीचे वाले क्षेत्रों में जो घर बने हुए थे, ये क्या होंगे? डूब जाएँगे। तो झीलों का फटना, झीलों का फटना या फिर जब कहीं बाँध होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में हम लोग बाँध बनाते हैं विद्युत पैदा करने के लिए, जैसे कि सिक्किम में हुआ था, तो क्या होता है कि जो लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन, भूस्खलन के कारण नदी के मार्ग में रुकावट, नदी के मार्ग में रुकावट या फिर भूस्खलन की वजह से ही, भूस्खलन के कारण बांध का टूट जाना। भूस्खलन हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हमने बांध बना रखा है, मान लीजिए ऊंचा बांध बना हुआ है, ठीक है, पानी इसके उस पार में है, ये लैंडस्लाइड हुआ और यहाँ पर जो पानी भरा हुआ था आ गया अचानक से। तब अचानक से इस पर दबाव बनेगा डैम पर और डैम में क्या जो दीवार बनी हुई है टूट जाएगी, ठीक है। और जब टूटेगी तो नीचे इसके जो क्षेत्र बने होंगे, घर वगैरह होंगे, वो सब डूब जाएंगे। तो ये हो गए इसके कारण फ्लैश फ्लड के। जब भी फ्लैश फ्लड आती है तो इसके रीजंस हो गए, इसका जो प्रभाव पड़ता है, तो जब भी कोई आपदा आती है नेचुरल, तो उसके प्रभाव गिने चुने हैं जो हमें याद रखने चाहिए हमेशा। जैसे जान और माल की हानि होती है, जान माल की व्यापक हानि। और प्रभाव क्या होता है? भौतिक अवसंरचना नष्ट हो जाती है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है या नुकसान होता है उसको। भौतिक अवसंरचना जब आपने लिख दिया तो यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, ठीक है, जो आपके टेलीफोन लाइन्स हैं, टेलीफोन टावर, उसकी लाइन्स, इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्कूल हैं और अस्पताल हैं, इनका सब क्षतिग्रस्त हो जाता है। बिजली की लाइन्स हैं, इनकी आपूर्ति क्या हो जाती है? ठप हो जाती है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इसके अलावा जब हम देखेंगे, जो जानवर होते हैं, अगर जो पालतू जानवर होते हैं, वो बह जाते हैं। इनके अलावा जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली क्षेत्रों में जो होते हैं वन्य जीव, तो वन्य जीवों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। वन्य जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो ये नुकसान हुए जो बड़े पैमाने पर है। इसके अलावा परिवार टूट जाता है, तो बहुत इमोशनल नुकसान होता है। ये सब हो गए। अब इसी को मैनेज करने की जब बात आती है, प्रबंधन की, तो यहाँ पर जो तत्काल आप प्रयास करेंगे वो क्या करेंगे? अभी जैसे होता है, सरकार क्या करती है, सरकार ने एक एक्ट बना रखा है, एनडीएमए एक्ट। ये कब का है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। आपसे पूछा जाता है, सो एक्ट का ईयर याद रखेंगे एटलीस्ट पीटी में, बाकी चीज़ों में भी
इसी के तहत एक अथॉरिटी का गठन किया गया है जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको बोलते हैं NDMA। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, होते हैं इसके चेयरमैन। त्रिस्तरीय बनी हुई है ये, इसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर ये हो गई, राज्य के स्तर पर, स्टेट के स्तर पर ESDM में, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चेयरमैन CM। राज्य से छोटा क्या होता है? जिला। सबसे ऊपर देश, उसके नीचे राज्य, उसके नीचे जिला। जिला में क्या है? DDM में, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका चेयरमैन DM। ठीक है, तो ये लोग मिलकर क्या मैनेज करते हैं, क्या? डिजास्टर को। इसके अलावा डिजास्टर रिस्पॉन्सिव फोर्स भी बनाई गई है, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिव फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्सिव फोर्स जो क्या करती है? मदद करती है जब बाढ़ आती है या जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है। इसके अलावा क्या होता है, जो हमारी सेना होती है कभी कभी, जैसे वहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में है तो वहाँ सेना हमारी मदद करती है, प्लस NDRF होता है ही, प्लस वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है वो, प्लस जो वॉलंटरी वर्कर्स होते हैं, NGOs होते हैं, वो मदद करते हैं। इतने लोग हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से हमें क्या मिल जाता है? वहाँ से इमेजेस, वीडियोस मिल जाते हैं वहाँ के सैटेलाइट के माध्यम से। वहाँ पर जानकारी मिल जाती है कि कितना नुकसान हुआ है और कहाँ पर लोग फंसे हुए, जैसे कहाँ लोग फंसे हुए हैं, कहाँ पर जरूरत है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग में हेल्प मिलती है सैटेलाइट के माध्यम से, जो हमें इमेजेस मिलती हैं। प्लस सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन भी आसान हो जाता है। तो देखिए, आपके सैटेलाइट जो हम लोग छोड़ते हैं वो संचार में मदद करते हैं। तो कैसे हेल्प करते हैं ये? हमारी आपदा में। संचार में सहायता। तो ये हो गया NDRF का या डिजास्टर का कुछ एस्पेक्ट। सेकंड टॉपिक क्या है? वेस्ट वाटर सर्विलांस। एक आया हुआ है वेस्ट वाटर सर्विलांस। ये क्या है? VEILLANC। सर्विलांस मतलब निगरानी करना, वेस्ट वाटर मतलब खराब पानी। वेस्ट वाटर, खराब पानी की निगरानी। अब आप लोग समझ लीजिए कि वेस्ट वाटर क्या है। ये वेस्टर हो गया है, WASTE, वेस्ट वाटर सर्विलांस। तो ये प्रोग्राम है या योजना है जो ICMR ने शुरू की है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक, पर्पस क्या है? वेस्ट वाटर तो इसमें है ही। पर्पज है इसका 10 वायरसों की पहचान करना। 10 वायरसों की पहचान करना। पहचान करना मतलब इनकी जब संख्या बढ़ने लगे, इनकी संख्या बढ़ने को बोलते हैं पेलोड बढ़ने लगे। एक मिनट। 10 वायरसों की पहचान करना मतलब जब जल में इनकी संख्या में
वृद्धि हो, अचानक वृद्धि हो जाए, एक नॉर्मल लेवल पर तो होते हैं। और 10 वायरस की पहचान, इसके लिए सिटी का चुनाव किया गया है। ये 50 शहरों से डेटा कलेक्ट करेंगे। कैसे, अब ये समझिए। पर्पज आप समझ चुके हैं। इसकी स्टोरी क्या है वो हम देखते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है, देखिए 10 वायरस हैं। इन 10 वायरसों की निगरानी करनी है बेसिकली। कैसे करेंगे? प्रोसेस ये है, जो हम लोग घर में, हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। पहली बात तो यही रखो, घर से ही शुरू करते हैं। हम लोग रहते हैं घर में। ये हो गया हमारा छोटा सा घर, ठीक है। अब बन गया घर। तो हम लोग रहते हैं इस घर में। अब जब इस घर में हम रहते हैं तो कई काम होते हैं, जैसे हम वॉशरूम जाते हैं, हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, हम हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं। ये सब करते हैं ना। और जब ये सब आप लोग करते हैं या हम सभी लोग करते हैं, तो जो लोग बीमार होते हैं वो भी करते हैं। तो इसके साथ हमारे शरीर में जो वायरस होते हैं प्लस जो बैक्टीरिया होते हैं वो निकलते हैं हमारे शरीर से। और निकलते हैं तो ये कहाँ जाते हैं वायरस बैक्टीरिया? ये वेस्ट वाटर में जाते हैं। जो कहाँ जाते हैं? वेस्ट वाटर में। जो गंदा पानी घर से निकलता है, वेस्ट वाटर से होते हुए ये ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं वहां पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर पानी को ट्रीट किया जाता है स्वच्छ के लिए। अब जब यहाँ पहुंचेगा, तब ट्रीटमेंट से पहले यहीं से एक सैंपल ले लिया जाएगा। ये कौन सा पानी आया? ये कौन सा पानी है? खराब पानी। घरों से निकला हुआ गंदा पानी, मलमूत्र का जो पानी होता है, वेस्ट वाटर, इसी का सैंपल लिया जाएगा। अब इसका जब सैंपल लेंगे, नमूना लेकर इसकी जांच की जाएगी। जांच कहाँ होगी? जांच होगी लैब में। और जब लैब में जांच होगी तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से वायरस हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया वहां पाए जा रहे हैं। ठीक। अब इनका जब पता चल गया, अब यहीं से आगे स्टोरी शुरू हो जाएगी। पता चल गया तो किस क्षेत्र में कौन से बैक्टीरिया हैं, तो उसी हिसाब से वहां पर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा? सजग कर दिया जाएगा, को सतर्क कर दिया जाएगा कि आपके क्षेत्र में ये वायरस बैक्टीरिया का संक्रमण हो सकता है, उनका आउटब्रेक हो सकता है। तो सतर्क हो जाएंगे और उसी अनुसार क्या करेंगे? व्यवस्था भी करेंगे। और व्यवस्था करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि ये वायरस आगे ना फैले। तो कुल मिला के इस योजना से हमें, अगर किसी वायरस का जो प्रकोप है, वायरस के प्रकोप की जानकारी समय से पहले मिल जाएगी।
अब आप कहेंगे समय से पहले कैसे मिलेगी, बीमारी के बाद ही आएंगे, समय से पहले मिलेगी। इसका भी रीजन है। समय से पहले कैसे मिल जाएगा, इसका रीजन ये है कि कभी कभी क्या होता है कि वायरस का अटैक हो जाता है हमारे शरीर पर, ठीक है, लेकिन इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। वायरस हमारे शरीर में रहता है, इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, और लक्षण अगर प्रकट नहीं होंगे तो आम आदमी को पता नहीं चलेगा जब तक कि वो ब्लड की जांच नहीं करवाएगा या कोई जांच नहीं हो जाती। लक्षण कैसे क्या होते हैं जब वायरस अटैक होता है? आपको फीवर आ जाएगा, या हेडेक है, सिर दर्द कर रहा है, या अन्य चीजें जो लूज मोशन या जो भी चीजें हैं हो सकती हैं, थकावट है, तो ये सब लक्षण दिखेंगे नहीं तो जांच आप नहीं करवाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब वेस्ट वाटर के सर्विलांस किया जा रहा है तो इसकी जानकारी मिल जाएगी कि वायरस तो पाया गया, इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में इसका अटैक हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया वेस्ट वाटर सर्विलांस का। नेक्स्ट जीएसटी स्ट्रक्चर को लेकर आया हुआ है, क्या परिवर्तन करने की बात हो रही है? हम 2 दिन से चर्चा कर ही रहे हैं, आज फिर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को फिर से याद हो ही जाए। वंस अगेन पढ़ते रहना है बार बार, ताकि पढ़ना ना पड़े अलग से, मेन मोटिव ये है। और आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताते रहिए, सो दैट हम आगे भी प्रोसीड कर सकें, है ना। चलते हैं। तो जीएसटी स्ट्रक्चर में जो क्या किया जा रहा है, रेशनलाइज किया जा रहा है। एक शब्द में कहा जाए तो रेशनलाइज कर रहे हैं। ये रेशनलाइज क्या है? तार्किक, तार्किकीकरण बोलते हैं, या तार्किक बनाया जा रहा है। रेशनलाइज किया जा रहा है जीएसटी स्ट्रक्चर को, या तार्किक बनाया जा रहा है। तो जीएसटी फिलहाल है क्या, हम इसके बारे में पहले जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी तो आइडिया हो, और जो लोग देख रहे हैं वो कंटिन्यू याद करते रहेंगे, है ना। ये कैसा टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। क्यों? क्योंकि ये हम नहीं देते हैं। क्यों? बिकॉज इसका भुगतान, इसका जो रिटर्न है, इसका जो पेमेंट है, इसका पेमेंट तो हम लोग करते हैं, लेकिन लगाया हम पे नहीं जाता है। इसको कुछ ऐसे लिखेंगे हम लोग, बिकॉज यह वस्तुओं पर लगाया जाता है, वस्तु पर लगाया जाता है, ना कि सीधे हम पर लगाया जाता है। तो वस्तु पर लगाया गया उसका भुगतान तो हम करते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम पर नहीं लगाया जा रहा है। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष कर बेसिकली। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, यह टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां पर खपत होती है, जहां पर वस्तु की खपत होती है, मतलब वस्तु जहां खरीदी जाती है, उस राज्य को इसका लाभ मिलता है, उस राज्य को टैक्स मिलता है। और इसके गुण क्या होंगे, ये कई करों को मिलाया गया है इसमें, कई अप्रत्यक्ष करों को। जैसे आपका एक्साइज ड्यूटी लिख सकते हैं, आपका वैट है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, ऑक्ट्रॉय है। ऑक्ट्रॉय लोकल टैक्स होता है, जो
आपकी नगर पालिका वगैरह लगाती हैं, ऑक्ट्रॉय। तो कई करों को इसमें मिलाया गया है। अब जीएसटी के जो अगर प्रकार देखोगे किस तरह के हैं इसमें प्रकार, तो राज्य के लिए अलग से व्यवस्था है। तो एक होता है सीजीएसटी, एक से लिखते हैं थोड़ा सा। तो जीएसटी सेंट्रल का होता है, तो सेंट्रल जीएसटी ये किसको मिलता है, केंद्र सरकार को। स्टेट का होता है तो स्टेट जीएसटी, और जब दो राज्यों के बीच लगता है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। ये तो केंद्र को मिलता है, ये राज्य को मिलता है। ये केंद्र कलेक्ट करता है, मिलता राज्य को है। ये कब लगता है, जब दो राज्यों के बीच होता है। दो राज्यों के मध्य जो व्यापार होता है, वस्तुओं की आवाजाही, उस पर लगता है। और जीएसटी के बारे में, जीएसटी की दरें सामान्य रूप से जो सरकार ने दरें बनाई थी 5%, 12%, 18% और 28%। 28% वाले पर एक सेस भी लगाती थी, जिसको बोलते थे जीएसटी कंपनसेशन सेस। इस समय अब सरकार बात किस पर कर रही है, सरकार ने कहा है कि हम इस 12% को घटा देंगे, इसको हटा दिया जाएगा और इसको हटा देंगे, ठीक है। और ये नया आएगा 40%, ये नया जुड़ेगा। अभी बात चल रही है, होगा तो होगा। 5% से कम भी कुछ दरें हैं, जैसे 3% आपका, जिसे 5% से कम के भी दो हैं स्लैब हैं। उसमें क्या है, जैसे आपका गोल्ड है, ज्वेलरी है, ठीक है, और स्टोन, सेमी प्रेशस स्टोन है, कीमती पत्थर, वो सब इसी में आते हैं 5% से कम वाले में। तो ये हो गया जीएसटी की दरें। अभी सरकार इन पर विचार कर रही है। अब यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। क्या नाम है, जीएसटी काउंसिल। इसकी चर्चा हम यहीं साइड में कर लेते हैं ताकि ज़्यादा जगह वेस्ट ना हो। जीएसटी काउंसिल है, तो जीएसटी काउंसिल का जो गठन किया गया था अनुच्छेद 279A के तहत, तो ये कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था हो गई। क्यों, क्योंकि संविधान में उल्लिखित है ना। इसका चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर केंद्र का, और इसमें सदस्य होते हैं राज्यों के एफएम, या कोई व्यक्ति जो भी नियुक्त करेगा राज्य वो। प्लस यहाँ पर कोई निर्णय लिया जाएगा तो कैसे लिया जाता है, 75% वोटिंग से, मतलब 75% लोग एक तरफ होंगे तब होगा। वोट का जो राइट है वह राज्य और केंद्र के मध्य विभाजित हो रखा है ना। केंद्र को कितना वोटिंग राइट मिला हुआ है और राज्य को कितना मिला हुआ है। कुल वोटों का 1/3 केंद्र के पास है, कुल वोट का 2/3 इनके पास है। अब देखिए, अगर परसेंटेज में देखोगे यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर लगभग 33.33% है, यहाँ पर 66.67% लगभग। 75% चाहिए, तो अगर सारे राज्य अगर एक तरफ हो जाएं तो भी कोई भी प्रस्ताव पास नहीं कर सकती जीएसटी काउंसिल, क्योंकि 75% पूरा तभी होगा जब केंद्र का समर्थन होगा। तो केंद्र की स्थिति क्या है, यहाँ पर केंद्र मजबूत स्थिति में है। लेकिन
राज्यों की भागीदारी के साथ में है। केंद्र भी तो अकेले पास नहीं कर सकता कोई बिल, क्योंकि 75% चाहिए, तो एक तरफा रूप से केंद्र भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संघवाद, राजकोषीय संघवाद। मतलब ये केंद्र और राज्य मिलकर कोई कानून पास कर सकते हैं जीएसटी से जुड़ा हुआ, अकेले कोई भी नहीं कर पाएगा, ना केंद्र कर पाएगा ना राज्य कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, लागू कब से हुआ, कभी कभी आपसे पूछा जाता है लागू कब से हुआ। तो लागू कब से किया गया, लागू किया गया 2017 जुलाई से जीएसटी लागू है। इससे जुड़ा एक संशोधन है, उसका नाम क्या है, अभी तक तो आप लोग याद कर लिए होंगे, मैं मान के चल रहा हूं, फिर भी मैं लिख रहा हूं, 101वां संशोधन, इसके तहत आर्टिकल 279 ए को संविधान में जोड़ा गया था। और इसका एक नारा है, एक विजन, एक देश एक कर, एक देश एक कर एक बाजार। तो ये हो गया जीएसटी के बारे में, काफी चर्चा हो गई। एक नेक्स्ट है मर्केटर मैप के बारे में, नक्शे के बारे में। इसमें क्या पूछा गया है, क्या आया हुआ है, ये मैप के बारे में है जो हम लोग यूज करते हैं मैप। तो इसमें अफ्रीकन यूनियन का कंट्रीब्यूशन आया है कि क्या किया जाना चाहिए इसमें। अफ्रीकन यूनियन ने कहा है कि, तो अफ्रीकन यूनियन का जो कहना है कि एक कैंपेन चलाया है, करेक्ट द मैप। हम लोग जो यूज करते हैं मैप का मतलब नक्शा, विश्व का नक्शा यहाँ पर केंद्र में है। आधा का लिखना है विश्व का नक्शा, ठीक है। इसको सही करने की बात कर रही है, ये कैंपेन चला रहा है। तो अभी क्या वर्तमान में क्या परिदृश्य है, पहले तो मार्केटर मैप के बारे में जान लेते हैं। यह मैप बनाया था किसने, मर्केटर ने ही बनाया था, व्यक्ति का नाम ही मर्केटर था। और क्यों बनाया था, इसका कारण क्या था कि नाविकों को समस्या होती थी, नाविकों को सेलिंग में समस्या होती थी, नौवहन में समस्या होती थी। तो इसी का सलूशन था, इसी का हल था मर्केटर मैप। लेकिन इसकी समस्या क्या है इस मैप की, जिसकी वजह से ये समस्या, इसकी 2-3 समस्याएं हैं। क्या है कि इसमें जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जैसे हम लोग जब बनाते हैं मैप, ये अफ्रीका का मैप मान लीजिए बनाया, फिर ये यूरोप का लगभग मैप है। तो होता क्या है, ये मैप में समस्या क्या आती है इस मैप की, कि जो छोटे क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्रों का आकार विषुवतीय क्षेत्रों की तुलना में बड़ा होता है। की तुलना में बड़ा दिखता है। ये है प्रॉब्लम इसकी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो यूरोप है,
ग्रीनलैंड है और नॉर्थ अमेरिका है। इनका साइज अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका की तुलना में बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि इस मैप में ऐसा है। मैप का समस्या है। रियल में क्या है? वास्तव में है क्या? पृथ्वी पर जो वास्तव में है, सबसे बड़ा महाद्वीप जो हम बात करते हैं, तो अफ्रीका जो महाद्वीप है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप का आकार यूरोप एंड कम से कम ग्रीनलैंड से बड़ा है। लेकिन अफ्रीका इस मैप पर दिखता छोटा है, लेकिन अफ्रीका मर्केटर मैप पर छोटा दिखाई पड़ता है। सापेक्षिक रूप से छोटा, उनकी तुलना में छोटा है। ये है कंसर्न, और छोटा दिखाई पड़ता है। अब एक इससे समस्या क्या है? छोटा दिख रहा है तो प्रॉब्लम ये आती है, जो छोटा दिखता है इसको लगता है कि उसके पास शक्ति भी कम है, उसके पास शक्ति भी नहीं है, पावर नहीं है। आकार की वजह से उसकी डिग्निटी पर सवाल उठते हैं अफ्रीका की। जबकि अफ्रीका बड़ा है, लेकिन मैप पर छोटा दिख रहा है, तो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि छोटा सा देश है, क्या ही करेगा, छोटा सा महाद्वीप है। तो उसके सम्मान, उसकी शक्ति, इसको क्या किया जा रहा है? छोटा करके दिखाया जा रहा है। इसको बोलते हैं मार्जिनाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन मतलब जैसे आपको मुख्य धारा से अलग रखा गया, एकदम बाहर रखा गया। इसको बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन। इसी वजह से वो मांग कर रहा है कि ये मैप बंद किए जाएं, ये मैप बंद करो और उसकी जगह पर यूज करो दूसरे मैप, जो कैसे हों? इक्वल अर्थ को रिप्रेजेंट करते हों, इक्वल अर्थ वाले मैप, जिसमें अफ्रीका को जो उसका आकार है उसके हिसाब से वो दिखाई पड़े। ये है उसके केंद्र में जो इनकी डिमांड चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट एक न्यूज आई है, हम छोटी सी चर्चा करते हैं। एक एक्ट है कोटपा एक्ट। इसको याद रखेंगे, 2003 का, कभी कभी मैचिंग में आता है। सी फॉर सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, TOBACCO। ये 2003 का है। इसी को लेकर आया हुआ है। कुछ बातें हैं जो अभी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इसमें नाविक का लेकर के आया हुआ है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक क्या है? यह भारत का GPS है।
इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। इसके नाम से स्पष्ट इसको भी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ रीजनल, तो यह क्षेत्रीय जीपीएस है, ग्लोबल कवरेज नहीं है इसका, क्षेत्रीय कवरेज है इसका। क्षेत्रीय कवरेज में पूरा भारत प्लस 1500 किलोमीटर आसपास का क्षेत्र, इतना कवर करता है, ठीक है। और जैसे विश्व के अन्य सिस्टम जो लोकेशन बताते हैं आपको, तो पहला है, एक है हम जो यूज करते हैं जीपीएस, ये कौन से देश का है, अमेरिका का है। नेक्स्ट है ग्लोनास, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये कहाँ का है, रसिया का है। एक आता है बेंदु, BEIDOU करके है, ये है हमारे चीन का पड़ोसी। चौथा है गैलीलियो, ये कहाँ का है, ये यूरोपियन यूनियन का है। और हमारा है जो नाविक, उसका नाम हमने रखा है, जो क्षेत्रीय है, ये तो सब ग्लोबल है। तो इतनी सैटेलाइट सर्विसेज हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।